बिल, ठीक। बिल क्या हुआ, कानून बनाने की एक प्रक्रिया में से एक प्रोसेस है कि देखो, जो हाउस है, पार्लियामेंट है, उसका मेजर काम क्या है, कानून बनाना। यही काम है कि वो कानून, लॉ मेकिंग प्रोसेस है। और उन्हीं सारे कानून से क्या चलता है, आपका पूरा का पूरा देश जो है वो चलेगा। तो सबसे ज़रूरी मुद्दा जो है वो क्या है, कानून बनाना। अब ये नहीं कि सिर्फ कानून ही बनाता है, उसके अलावा भी वो बहुत सारे काम करता है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो फंक्शन माना जाता है पार्लियामेंट का, लॉ मेकिंग प्रोसेस, कानून बनाना। कानून कोई कोर्ट नहीं बना सकती, कोई अदालत कानून नहीं बना सकती। अदालत क्या करेगी, उस कानून से उठी हुई जो कमियां है उसको वो निकालेगा, लेकिन कानून बनाएगा कौन, संसद बनाता है। कानून बनाने का पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, संसद के पास है। एक अकेले प्रेसिडेंट के पास नहीं है। प्रेसिडेंट कभी भी कानून नहीं बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कानून कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बनाता है। प्रेसिडेंट का काम क्या है, वो कानून पे सिर्फ क्या करना है, अपना हस्ताक्षर करना है। उसमें प्रेसिडेंट कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता। जो पार्लियामेंट है, संसद है, विधायिका है, वो जो है उनका काम है मेजर कि लॉ को बनाना। तो लॉ बनाने से पहले क्या होगा कि बिल को हाउस के अंदर रखा जाता है, बिल, विधेयक, ठीक है। कितने तरह के बिल होते हैं, पहला साधारण विधेयक, दूसरा मनी बिल, तीसरा फाइनेंस बिल और चौथा संवैधानिक संशोधन विधेयक, ठीक है। फर्स्ट जो है आपका साधारण बिल, इसका मतलब क्या है कि धन विधेयक, वित्त विधेयक और संवैधानिक विधेयक को छोड़ के बाकी जितने भी मामले हैं वो साधारण विधेयक की कैटेगरी में आते हैं। इन चारों को छोड़ दें तो इसके अलावा जितने भी मुद्दे हैं वो आपके साधारण विधेयक के अंदर आएंगे। तो मैक्सिमम जो बिल है वो आपके ऑर्डिनरी बिल से ही पास होते हैं। मैक्सिमम जो कानून है वो आपके ऑर्डिनरी बिल से जो है वो पास होंगे, पहला। दूसरा मनी बिल, धन विधेयक। धन विधेयक जानने से पहले वित्त विधेयक को जानो। ये जान ले गए तो ये जानने में आसानी होगी। हाँ, संवैधानिक संशोधन बता रही हूँ। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक में क्या है कि जैसे मान लो कोई कोई योजना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, हमने कहा कि हमें 500 करोड़ का जो है वो बजट चाहिए, हमें इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए। उसके लिए क्या रखा जाता है, बिल को पेश किया जाता है। तो उस बिल को क्या कहेंगे हम, वित्त विधेयक कहेंगे। ये तो क्या हुआ, हमने एक अप्रूवल के लिए रखा कि इतना पैसा हमको चाहिए। एक अब क्या हुआ कि हाँ ठीक है, आपको इतना पैसा जो है वो हम आवंटित करते हैं, ठीक है, कि हाँ अप्रूव आप ले सकते हो। अब क्या होता है कि जब पैसा फाइनली, एक्चुअल में पैसा को जब निकालना होता है, कुछ अलग अलग तरह के फंड होते हैं, संचित निधि है ना, उसके अंदर से जब पैसा निकालना होता है कि भाई आपने कहा पैसा मिलेगा तो अब पैसा दो भी तो सही। तो फाइनली जब खजाने से पैसा निकल कर दिया जाएगा, उसके लिए भी क्या होता है, बिल पेश किया जाता है। तो उस बिल को हम कहते हैं धन विधेयक, ठीक है। एक क्या हो गया कि हमने सिर्फ बोल दिया, अप्रूवल कर दिया। होता है ना कि जगह के लिए आवंटन जो है वो सरकार ने जगह आवंटित कर दी। फिर दूसरा क्या हुआ कि उसके ऊपर जो काम है वो आपका शुरू हो गया। तो ऐसे ही आप अंतर समझो कि वित्त विधेयक में क्या है कि आपको पैसा इतना हमें हाँ, वो फाइनली क्या होता है, पैसा हाथ में आ जाता है। जो भी मिनिस्ट्री जिस भी काम के लिए पैसा निकाल रही है तो वो पैसा उनके हाथ में आ गया। अब वो जो है उससे संबंधित जो भी काम है वो काम वो शुरू कर सकती है। ये दो मेजर डिफरेंस है धन विधेयक और वित्त विधेयक के अंदर, ठीक। चौथा है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक संशोधन विधेयक। इसका मतलब क्या है कि संविधान के अंदर अगर किसी भी हिस्से के अंदर संशोधन करना है तो उसके लिए भी क्या लाया जाता है, बिल लाया जाता है। हम पढ़ रहे हैं ना बार बार, 42nd अमेंडमेंट है ना, 44th अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है कि संविधान के अंदर कुछ बातों को चेंज करना या फिर नई बातों को जोड़ना। तो वो नई बातें सिर्फ हवा में बोलने से चेंज नहीं हो जाएगी। हम कह रहे हैं कि भाई आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 के अंदर ये वाला प्रावधान भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, जो सिफारिश है वो क्या होगा, बिल के जरिए सदन में रखी जाएगी। और उसके जरिए क्या होगा, अगर वो प्रस्ताव, अगर वो बिल पास हो जाता है, प्रेसिडेंट का साइन मिल जाता है, तो वो क्या होगा, फाइनली उससे क्या होगा,
वो प्रावधान आपके अनुच्छेद 1 में जुड़ेगा, यानी कि आपके संविधान के अनुच्छेद के अंदर क्या होगा, एक बदलाव होगा। इसलिए हम कहते हैं उस तरह के बिलों को संवैधानिक संशोधन बिल, कि संविधान के अंदर अगर किसी भी तरह का बदलाव कर रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए उससे संबंधित जो भी हम बिल लेकर आ रहे हैं तो उसको हम कहेंगे संवैधानिक संशोधन बिल। हमने पढ़ा है ना 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, किसमें, इन तीनों में। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे ऐसे मैटर है, बहुत सारे बहुत सारे। जैसे हमने पढ़ा है ना, हाउस के अंदर कोरम होता है कि एक 1/10 मेंबर तो होने ही चाहिए, ये ऐसा नियम बना रखा है कि 1/10 मेंबर तो होने ही चाहिए। मान लो अगर चेंज करना है कि 1/10 नहीं, हम चाहते हैं कि भाई कोरम 150 होना चाहिए, तो वो ऑर्डिनरी बिल की कैटेगरी से पास होगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, वो देखो संविधान में बातें नहीं लिखी हुई है, बहुत संविधान क्या करता है, गाइड करता है आपको एक तरह से, लेकिन उसके अलावा कितने सारे ऐसे नियम है, कितनी सारी ऐसी बातें हैं, है ना, तो वो सब क्या आएगा, आपके साधारण बिल की कैटेगरी में आएगा। धन विधेयक मतलब सिर्फ नाम से पता चला कि वो स्पेशली सिर्फ एक ही कारण के लिए, ये भी सिर्फ एक ही कारण के लिए, लेकिन मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जैसे मान लो हमने बोला, हमने कल पढ़ा था कि संसद के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज होती है। मान लो ऐसा करना है अब कि भाई अब संसद के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही यूज होगी, अंग्रेजी यूज नहीं होगी, तो उसके लिए भी बदलाव के लिए क्या होगा, ये बिल पास किया जाएगा, है ना। भाषा हो गई, बहुत सारे ऐसे अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे करके ऐसे कि उनको इन बिल के जरिए पास किया जाता है। तो ये 4 अलग अलग तरह के बिल है। ठीक है, लिख लो इसको हेडिंग से, लिखो, मैं लिखवा देती हूँ इसको, आपके पास एक मेंटेन हो जाएगा। पहला, साधारण विधेयक। वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंधित विधेयक को साधारण विधेयक कहते हैं। यानी कि इन तीनों को छोड़ के जितने भी आपके बिल है वो सारे क्या होंगे, साधारण कैटेगरी में आएंगे। वित्तीय विधेयक के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंधित विधेयक साधारण विधेयक की श्रेणी में आते हैं। ठीक, दूसरा, धन विधेयक। धन विधेयक क्या है, एक्चुअली खर्चे से संबंधित है कि खर्च कर रहे हैं हम, व्यय कर रहे हैं, हमें पैसा चाहिए, दो हमें। धन विधेयक में लिखो कि ये विधेयक वित्तीय विषयों कौमा करारोपण कौमा लोक व्यय एक्सपेंडिचर इत्यादि से संबंधित होते हैं। लोक व्यय से संबंधित होते हैं। ठीक, तीसरा, वित्त विधेयक। ये विधेयक भी वित्तीय विषयों से ही संबंधित होते हैं, लेकिन धन विधेयक से भिन्न होते हैं। और भिन्न किस कंटेक्स्ट में, हमने देख लिया कि अप्रूवल और पैसा निकालने तक। देखा जाए तो दोनों एक जैसे ही साउंड होते हैं ना। ये विधेयक भी, कौन सा लिख रहे हो, वित्त विधेयक में लिखो, नहीं, यह विधेयक भी वित्तीय विषयों से संबंधित होते हैं, वित्तीय विषयों से संबंधित होते हैं। देखो दोनों में पैसा ही यूज हो रहा है, वित्तीय विषयों से ही संबंधित होते हैं, परंतु धन विधेयकों से भिन्न होते हैं। चौथा, संवैधानिक संशोधन विधेयक। यह विधेयक संविधान के उपबंध में संशोधन से संबंधित होते हैं।
ठीक। अब देखो, संबंधित होते हैं, उपबंध से, उपबंधों में संशोधन से संबंधित होते हैं। मैं एक बार फिर से बोलूं। यह विधेयक संविधान संशोधन से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, 4 तरह के बिल है। अब वापस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिमाइंड कर लो, प्राइवेट बिल और सरकारी बिल क्या है, बोलो जल्दी जल्दी, बताया मैंने आपको ये। सरकारी बिल में क्या है कि ये वो बिल, उन बिलों को हम सरकारी बिल कहेंगे जिन्हें मंत्री, मिनिस्टर पेश करते हैं, उन बिलों को हम कहेंगे सरकारी बिल। और मिनिस्टर के अलावा जो सदस्य पेश करते हैं उनको हम कहते हैं प्राइवेट बिल। हाँ, जनरली जितने भी बिल पास होते हैं वो सरकारी बिल ही होते हैं। ठीक है, ये वाले बिल तो बहुत रेयर मामलों में पास होते हैं, इनका कोई वेटेज इतना नहीं होता है। इनका वेटेज क्यों है, क्योंकि कोई मंत्री पेश करा है। मंत्री यानी कि सरकार, मंत्री यानी कि सरकार, कोई मंत्री, मंत्री से जैसे मंत्री का नाम याद है, बात कर रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से किसी मंत्री की बात हो रही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि चुनी हुई सरकार, वो सरकार सत्ता में जो सरकार है, तो जिसकी सरकार उसी का। हाँ जी, और जो बिल मंत्री के अलावा पेश किए जा रहे हैं उनको हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। इस बिल को पास करने के लिए क्या करना पड़ता है, सदन के अंदर 7 दिन का नोटिस, 7 दिन पहले नोटिस देना होता है। 7 दिन पहले आपको बताना होता है, अगर कोई मंत्री कोई बिल लाने जा रहा है, कोई बिल को प्रस्तुत करने जा रहा है, तो वो हाउस के अंदर स्पीकर और बाकी सदस्यों को 7 दिन पहले सूचित करेगा कि हम जो है वो बिल लाने वाले हैं। और प्राइवेट मेंबर में क्या है, 1 महीने पहले नोटिस उनको जो है वो देना पड़ता है। अब देख लो किसका वेटेज ज़्यादा है, सरकारी बिल का ही है ना, कि कम दिनों के अंदर वो बिल को लाने जा रहा है, इसमें 1 महीने पहले आपको नोटिस भेजना होगा। इन बिलों का वेटेज इतना नहीं होता है। ठीक है, ये बिल पास हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है, वेटेज जो है वो इसका है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि प्राइवेट बिल क्या है और सरकारी बिल क्या है। ठीक, अब ये कि बिल को पास करने की प्रक्रिया, प्रोसेस, हमने पढ़ लिया कितने तरह के बिल होते हैं। ठीक है, कौन कौन बिल पास कर सकता है। अब बिल पास होता कैसे। ठीक है, किसी भी बिल को पास करने के 3 चरण होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, कोई भी बिल दोनों हाउस से पास होगा, पहले फर्स्ट वाले में, फिर सेकंड वाले में, फिर फाइनल जाता है वो राष्ट्रपति के पास, पहले सदन में, दूसरे सदन में, और फिर फाइनली राष्ट्रपति के पास। ये प्रोसेस मान्य है सब जगह, यूनिवर्सल है। कि तो ऐसा नहीं है कि अगर लोकसभा में किसी ने बिल को रखा तो लोकसभा वालों ने हाँ कर दिया और राष्ट्रपति का साइन हो जाएगा और कानून बन जाएगा, नहीं। दोनों सदन की सहमति, अनुमति बराबर इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये की स्टेजेस, इसमें लिखो फर्स्ट रीडिंग, हाँ, फर्स्ट रीडिंग। हम पढ़ रहे हैं कि कानून कैसे बनता है, हम ये पढ़ रहे हैं एक्चुअली कि कानून बनेगा कैसे। फर्स्ट रीडिंग, इसमें क्या होगा
कि बिल को पहली बार फर्स्ट रीडिंग में क्या होगा, जैसे कोई भी इस बिल को रख रहा है, मान लीजिए कोई मिनिस्टर जो है वो इस बिल को पेश कर रहा है, तो फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ बिल को पढ़ा जाता है प्लस उसे सरकारी गैजेट में प्रिंट करवाया जाता है हाउस के अंदर, उसको हम कहते हैं फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में कभी भी बिल के अंदर की जो डिटेल्स है उसका विस्तारित रूप से उसको डिस्कस नहीं किया जाता है, सिर्फ पढ़ेंगे हम। इसके अंदर सिर्फ हम पढ़ते हैं कि हमने पढ़ा है। फर्स्ट रीडिंग में यही होगा कि जो भी सदस्य है उन्होंने बिल को क्या रखा है, बिल है उसको बस रीड किया है, ये दैट्स इट, ये हमारा बिल है, बस पढ़ के हमने सुना दिया, दैट्स इट। उसके बाद क्या होगा कि वो जो बिल है वो सरकारी गजेट राजपत्र में क्या होता है, वो छपता है। देखा है आपने, कभी देखा है? राजपत्र में उसको प्रिंट करवाया जाता है और फिर ये जो कॉपी होती है ना, ये कॉपी दोनों हाउस में रखी जाती है, फिर उसका डिस्कशन होता है ना। तो पहले क्या होता है कि उस हाउस में उस बिल को क्या क्या रखा है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो आप पढ़ना, कभी देखना, आता है भारत का राजपत्र ऐसे करके, आप कोई वेबसाइट होती है उस पर देखना बिल का फॉर्मेट क्या होता है, बड़ा सा ऊपर लिखा होता है भारत का राजपत्र, इंडियन गैजेट ऐसे करके, ऑफिशियल एक तरह से एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो फर्स्ट रीडिंग फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, हाउस के अंदर सदस्य द्वारा बिल को क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है और उसे सरकारी राजपत्र में उसका प्रिंट होना, ये हुआ आपका पहला स्टेज। इस स्टेज के अंदर किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं होता है, सिर्फ हमने बोल के सुना दिया, क्या, क्यों, कैसे, वैसे, ये कोई भी बात पहले चरण में नहीं होती है, ये फर्स्ट स्टेज में। हाँ हाँ, ये लिख लो आप। पहले चरण में बिल को सिर्फ पढ़ा जाता है, हाँ सिर्फ पढ़ा जाता है, हाँ, बस पढ़ा जाता है प्लस उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। अब देखो ये बिल है, ठीक है, ये बिल हाउस में रखने से पहले सदन की अनुमति आवश्यक है। इसमें भी अनुमति की ज़रूरत होती है, स्पीकर को बताना पड़ता है कि हम जो है वो बिल लेकर आ रहे हैं। हमने पढ़ा अभी, सरकारी बिल में 7 दिन का नोटिस चाहिए, ठीक है, तो ऐसे। ये अध्यक्ष की अनुमति हाँ, मतलब आप बताओ कि हम बता रहे हैं कि हम ये बिल लेकर आ रहे हैं, ठीक है, वो फिर क्या करता है, बाकी सारे हाउस वालों को क्या करता है, सूचित कर देता है कि ये बिल आने वाला है। एक सिस्टम है, प्रोसेस है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या, सिर्फ रखेंगे और इंडियन गैजेट में वो पब्लिश होता है। राज्यसभा और लोकसभा किसी कोई भी रख सकता है। ये अपन देखेंगे, गुड क्वेश्चन, ये अपन देखेंगे कि ये जो देखो साधारण विधेयक अगर होता है तो लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी उसकी शुरुआत की जा सकती है, ठीक है, लेकिन मनी बिल के अंदर कॉन्सेप्ट अलग है। देखिए अभी आपको ध्यान रखना है कि साधारण विधेयक जो है वो दोनों सदन में से कोई भी सदन जो है, किसी भी सदन में उसकी शुरुआत की जा सकती है। मान लो अगर साधारण बिल लोकसभा में रखा गया है पहले, तो फिर उसको दूसरी बार राज्यसभा में भेजेंगे, और अगर मान लो पहली बार राज्यसभा में उसको रखा गया तो उसको लोकसभा में भेजेंगे, ठीक है। तो साधारण बिल क्या है, सदन, किसी भी सदन में उसको जो है पेश किया जा सकता है, यह आपको ध्यान रखना है, साथ साथ लिख भी लो। साधारण, हाँ, उसमें लिख लो कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, फर्स्ट सेकेंड रीडिंग, देखो जिस भी हाउस में बिल जाता है तो दोनों ही हाउस में बिल 3 स्टेज से क्रॉस होगा। लोकसभा में उस बिल को रखा है तो 3 चरण से पास होगा,
और सेम राज्यसभा में भी जब उसको भेजेंगे तो तीनों चरण से उसको वापस पास होना होगा, ठीक है, 3-3 स्टेज से जो है वो पास होगा। मैंने दूसरा चरण, हाँ दूसरा चरण हाँ, ये आप लिखो सेकेंड रीडिंग। रीडिंग में चरण हाँ, हिंदी में चरण लिखो। तो स्टेज रहा सेकंड स्टेज रीडिंग में चरण। एक ही बात है। ठीक, दूसरा इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर दूसरी बार में क्या होगा, अब उस बिल के ऊपर डिटेल से डिस्कशन होगा, उसके ऊपर बातचीत होगी कि अच्छा ऐसे वैसे ये वाला प्रोविज़न है, ये वाला प्रावधान है, उसकी समीक्षा की जाती है। ठीक है, पहले वाले में क्या है कि हमने सिर्फ बोल के आपके सामने रख दिया, उसको विस्तारित रूप से हमने डिटेल डिस्कशन नहीं किया। तो सेकेंड रीडिंग में जो है वो आपके क्या होता है, डिस्कशन होता है, विचार विमर्श होता है। दूसरी वाली स्टेज में, दूसरी वाली स्टेज में क्या होगा, आपके विचार विमर्श होगा। ठीक है, दूसरी वाली स्टेज में क्या होगा, कुछ कमिटियाँ होती है ना, सेलेक्ट कमिटियाँ होती है। उन कमिटी का काम ही यही होता है कि उस बिल की चीर फाड़ करना। तो दूसरे स्टेज में जो बिल है आपका सेलेक्ट कमिटी को भेजा जाता है। ठीक है, सेलेक्ट कमिटी, सिलेक्ट कमिटी को हिंदी में प्रवर समिति। ये जो कमिटी होती है ये मेनली इस कमिटी में वो सदस्य होते हैं जिस सदन में पहली बार इस बिल को रखा गया है। मान लो लोकसभा में बिल को रखा गया है तो लोकसभा के ही कुछ लोग होंगे जो इस कमिटी के अंदर होंगे। ठीक है, उनका काम क्या है, इस बिल के बारे में डिटेल से डिस्कशन करना। जिस सदन में इस बिल को पेश किया है हाँ, उसी के सदस्य प्रवर समिति, हाँ हाँ, उनका काम क्या है, डिस्कशन करना, अच्छे से उसके ऊपर डिटेल से जो है वो विचार परामर्श करना। ठीक, इसी स्टेज में अगर उस बिल के अंदर कोई संशोधन करना है, कोई बदलाव करना है, वो इसी स्टेज में किया जाता है। डिस्कशन इस स्टेज में हुआ है तो बदलाव भी तो इसी स्टेज में होगा ना। पहली वाली में बदलाव वगैरह कुछ नहीं होता है। अगर कोई संशोधन करना है उस बिल में, संशोधन से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे, चेंज। हम तो बदलाव ही हाँ, बदलाव नहीं, आप उसको वो संवैधानिक संशोधन में कंफ्यूज मत कर देना। बदलाव ही संशोधन का मतलब है कि बदलाव, है ना, और संवैधानिक संशोधन का मतलब है कि संविधान में बदलाव करना। ठीक, यहाँ पे संशोधन से मेरा मतलब है कि उस बिल के अंदर बदलाव। ठीक है, तो दूसरी स्टेज में क्या होगा कि डिस्कशन होगा, जांच प्रवर समिति को भेजा जाएगा और वो समिति अगर कहती है कि इसके अंदर ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, संशोधन का भी उसके अंदर स्कोप होता है। ठीक है, और इसी रीडिंग में क्या होगा, जैसे मान लो बिल है, लंबा चौड़ा बिल होता है, पता है, बहुत लंबा चौड़ा बिल होता है, 20 पेज का, 30 पेज का, 60 पेज का, लंबे चौड़े बिल होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, अलग अलग प्रावधान होते हैं, अलग अलग प्रावधान होते हैं। जैसे मान लो महिला के अधिकार पे बात हुई है तो महिला का अधिकार क्या हो सकता है, पढ़ाई का भी हो सकता है विवाह की भी बात हो रही हो, काम की भी बात हो रही हो, तो बहुत अलग अलग प्रोविजन होते हैं। तो इसी स्टेज में अलग अलग प्रोविजन के लिए क्या होती है, वोटिंग होती है कि क्या आप इस महिला बिल के अंदर इस वाले प्रावधान से सहमत है, वोटिंग होगी। क्या आप महिला बिल के अंदर विवाह वाले प्रावधान से सहमत है तो वोटिंग होगी। यानी कि इंडिविजुअल प्रावधानों के लिए इसी स्टेज के अंदर क्या होती है, वोटिंग होती है। ठीक, संपूर्ण बिल के लिए वोटिंग नहीं हो रही है, संपूर्ण बिल के लिए वोटिंग की, हाँ क्या फाइनली इस बिल को दूसरे सदन में भेजना है वो होगी आपकी इसके बाद वाली स्टेज में। इसमें आप लिख सकते हो कि ये आपने लिखा कि इसमें विचार होता है, प्रवर समिति में भेजा रहता है और संशोधन होगा। तो इसी बिल में लिखो कि इसी बिल के अंदर, इसी स्टेज के अंदर जो है वो अलग अलग प्रावधानों के लिए जो है वो वोटिंग की जा सकती है।
ठीक, ये हुआ आपका तीसरा स्टेज, दूसरा सॉरी। तीसरे स्टेज में क्या होगा? तीसरे स्टेज में क्या है कि क्या हुआ भाई, बिल को रख दिया, गजट में पास छप गया, दूसरे स्टेज में डिस्कशन हो गया, अलग अलग प्रावधानों की वोटिंग हो गई, अगर अमेंड संशोधन करना था तो वो भी हो गया। तो अब क्या होगा, अब उस पूरे बिल को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए की बात की जाएगी। ठीक है, कि क्या इस पूरे बिल से सहमत हो या नहीं हो, तो उसके लिए इस बिल में इस थर्ड रीडिंग में बात की जाएगी। ठीक है, कि आप कंप्लीटली इस बिल से सहमत हो, अगर इस बिल से सहमत हो तो फिर इसके बाद उस बिल को दूसरे सदन में भेजा जाता है। ठीक है, लिखो, इस तीसरी रीडिंग में लिख लो, इस चरण में केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। इस वाली स्टेज में संशोधन नहीं किया जाता है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, फाइनली पास हो रहा है। इस चरण में केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। चर्चा होती है तथा विधेयक में कोई भी संशोधन नहीं किया जाता है। ठीक, ये हो गया आपका थर्ड। अब यहां से क्या हुआ कि जो भी हाउस ने इस बिल को रखा है, उस पहले वाले हाउस से वो बिल क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, दूसरे सदन में इस बिल को रखा जाता है वापस। ठीक है, एज इट इज रखा जाता है ना। अब इस सदन में भी वापस सेम प्रोसेस होगा, फर्स्ट रीडिंग में उसको रखेंगे, वो राजपत्र में छपेगा। ठीक है, फिर वापस दूसरी स्टेज आएगी, उसमें जांच प्रवर समिति बैठेगी, है ना। तो सेम प्रोसेस आपका दूसरे सदन में भी होगा। ये जो क्रिया है, हाँ, सेम। स्वीकार करना है, नहीं करना है, प्रवर समिति ही करती है। ये प्रवर समिति, नहीं, ये थर्ड वाली रीडिंग है ये। हाँ, तो इसके अंदर सारे मेंबर एज अ होल, प्रवर समिति डिस्कशन करके फिर ही वो बोलेगी ना उनको। सिर्फ प्रवर समिति नहीं, इसमें सब लोग आ जाएंगे। उनको बोलेगी ना, प्रवर समिति अच्छे से काम करके उसको बोलेगी आप स्वीकार हाँ कर रहे हो या नहीं। हाँ, तो उसमें सारे एज अ होल सब लोग। ठीक है, अब ये कि पहले हाउस से पास हो गया, तो इस बिल को क्या किया जाएगा, दूसरे सदन में रखा जाएगा। प्रथम सदन से पास होने के बाद द्वितीय सदन में जाएगा, और द्वितीय सदन में सेम प्रोसेस वापस होगा। अब यहाँ पे जो दूसरा वाला सदन है, उसके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, वो ऑप्शन आपको देखने। यहाँ पे आपके वो जॉइंट मीटिंग वाला डाउट पूरा कंप्लीट हो जाएगा अभी। ठीक है, फर्स्ट चैम्बर से पास हुआ, पहले सदन से पास हुआ, दूसरे सदन में गया। ठीक है, अब दूसरे सदन के पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि या तो वो उसको क्या करेगा, ओके कर देगा। दूसरा ऑप्शन कि या उसके अंदर कोई संशोधन करके वापस वो पहले वाले सदन को पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, भेज सकता है। हाँ, वो सेकेंड स्टेज में ही होगा, है ना। यहाँ हाँ, मैं क्या कह रही हूँ, जो तीन स्टेज यहाँ से पास हुए, वो तीनों के तीनों प्रोसेस क्या होंगे, यहाँ पर भी होंगे। तो उसमें इनके पास क्या क्या ऑप्शन रहता है, तीनों स्टेज से गुजरने के बाद या तो वो ओके कर देगा, या वो कुछ संशोधन करते हुए क्या बोलेगा, फिर से लौटाएगा पहले वाले हाउस को, या फिर वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, कंप्लीटली मना कर देगा, नहीं। या फिर वो क्या कर सकता है, 6 महीने के लिए मौन धारण कर लेगा, मतलब कुछ बोलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बोलेगा। और अगर ये नहीं बोलने का पीरियड 6 महीने हो जाता है, तब फिर क्या कर, अगर कुछ बोल ही नहीं रहा तो भाई ये बिल तो अटक गया ना,
ये कानून अटक गया, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी कानून सिर्फ एक ही सदन से पास होकर कानून बन जाए, उसके लिए दोनों सदन की सहमति जरूरी है। तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, या तो इस कंडीशन में या इस कंडीशन में क्या होगा, एक डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा, एक अवरोध पैदा हो जाएगा। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट क्या करता है, जॉइंट मीटिंग बुलाता है, दोनों सदन को साथ में मिला के बोलेगा चलो वोटिंग करो। तो उसमें हालांकि इनका वेटेज ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये लोग तो मना ही कर रहे हैं, इनके सरकार है, नंबर चाहता है तो ये जीतेंगे। लेकिन सेकंड वाले में इनके पास यही ऑप्शन रहते हैं, आप लिख लो, या तो वो क्या करेगा, उसको स्वीकार कर लेगा पहला, दूसरे सदन में भी यह बिल समान प्रक्रिया के साथ पारित होगा, समान प्रक्रिया के साथ पारित होगा, लेकिन दूसरे सदन के पास निम्नलिखित अवसर मौजूद है। और वो क्या क्या ऑप्शन है उनके पास, पहला, समझ में आ रहा है करण, पहला कि वो उस बिल को स्वीकार कर लेगा कि भाई कोई कमी नहीं है, हम भी ओके करते हैं। परंतु द्वितीय सदन के पास निम्नलिखित ऑप्शन मौजूद हैं। क्या क्या ऑप्शन है, या तो वो उसे स्वीकृति दे देगा, स्वीकार कर लेगा, या फिर दूसरी कंडीशन, उसमें संशोधन करते हुए पहले वाले सदन में पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। ठीक है कि हमने इसमें कुछ चेंज किए, आप देखो फिर से। तीसरा, या उसे पूर्ण रूप से अस्वीकार कर लेगा, रिजेक्ट कर देगा। तीसरी कंडीशन, अस्वीकार कर लेगा। और चौथी कि वह उस पर बिना, लिख लो चौथी कंडीशन, कि दूसरा सदन उस बिल पर बिना कोई कार्यवाही किए उसे लंबित कर देगा, बिना उस पर कार्यवाही किए उसे लंबित कर देगा। और अगर ये टाइम पीरियड 6 महीने तक हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होगा, जॉइंट मीटिंग बुलाई जाएगी। ये सब क्या है, उनके पास में ऑप्शन मौजूद है, क्या आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। इस जगह राज्यसभा का काम क्या हो जाता है, पहले वाले हाउस को क्या करेगा, वो चेक एंड बैलेंस करेगा, कमियां निकालना, एक दूसरे की कमी निकाल रहे हैं। ये हो गया आपका दूसरा स्टेज, दूसरे हाउस में। इन सभी स्टेज से पास होने के बाद वो जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जो क्या है, साइन कर देगा, तो वो क्या है, वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो बिल कह रहे थे अब वो कानून बन जाएगा। ठीक है, अब बताओ मेरे को, अब आप, बैठक बुलाने के बाद अरे संयुक्त बैठक हमेशा थोड़ी बुलाई जाएगी, इन दोनों केसेस में ही बुलाई जाएगी। संयुक्त बैठक ऐसा थोड़ी कि स्वीकृति दे दी तब भी संयुक्त बैठक बुला रहे। संयुक्त बैठक कब, अगर अवरोध पैदा हो रहा है, बिल अटक गया है किसी भी सदन की नाराजगी से, किसी भी सदन के रीजन से, तब वो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी ना, बाकी नहीं बुलाई जाएगी। अब आप मेरे को बताओ कि प्रेसिडेंट के पास कोई बिल गया तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, हमने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ा है, बोलो क्या ऑप्शन है। या तो क्या करेगा, वो स्वीकार कर लेगा, या फिर वो क्या करता है, फिर से पुनर्विचार के लिए लौटाता है। ठीक है, या फिर वो क्या करेगा, चुपचाप वो भी अपने पास रख लेगा। तो इन तीनों तरीकों को हमने पढ़ा था वीटो से। ठीक है, और अब यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है, लिखते जाओ साथ साथ में। अब आपको ये बात ध्यान रखनी कि अगर राष्ट्रपति बिल को दूसरी बार पुनर्विचार के लिए लौटाता है और फिर से वो हाउस में से पास होकर राष्ट्रपति के पास दोबारा जाता है, तो उस टाइम पे दूसरी बार में उन्हें अपनी मंजूरी देना आवश्यक है। दूसरी बार वो मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं नहीं दूंगा। ठीक है, ये ऑप्शन राष्ट्रपति के पास मौजूद है, हमने पढ़ा है, इसलिए यहाँ पे रिपीट नहीं किया, सिर्फ रिमाइंड करवाया। मैडम ये तो आप कह रहे थे वो बजट होता है 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर आपको करना ही पड़ता है पास बजट तो नहीं कंफ्यूज हो रहे हो, अपने पास रख वो है नहीं, वो है अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123। अभी अपने उसका टाइम पीरियड है 6 महीने और 6 हफ्ते, वो अध्यादेश है। एक सेकेंड,
वो अध्यादेश है, वो राष्ट्रपति जारी करता है। कब कब जारी करता है? देखो कोई बिल है, ठीक है, एक तो वह संयुक्त बैठक, वो अलग है, ठीक है, ये अलग चीज हो गई। अध्यादेश का मतलब क्या होता है कि जब सदन में, दोनों सदन की मान लो बैठक हो ही नहीं रही है, या दोनों में से कोई एक सदन जो है वो बैठ ही नहीं रहा है, तो सदन की कार्रवाई है वो अटक रही है। तो उस टाइम पे अब मान लीजिए सदन नहीं बैठ रहा है, एक बात बताओ कि लोकसभा नहीं बैठ रही है या राज्यसभा नहीं बैठ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सदन के काम छूट जाएंगे, वो काम होंगे। और वो काम का क्या होता है कि अन्य तरीका निकाला जाता है। जैसे मान लो लोकसभा की बैठक चल ही नहीं रही है, लेकिन एक बहुत ही जरूरी बिल है जिसको पास करना आवश्यक है, लेकिन बिल के लिए हमने क्या पढ़ा है कि दोनों सदन में से उसका पास होना आवश्यक है। अगर नहीं बैठ रहा है तो हम उसको बिल नहीं मानेंगे। तो उस टाइम पे राष्ट्रपति क्या करता है कि उस बिल को अपने आदेश के अंदर उसको पास करेगा, तो उसको हम बिल नहीं बोलेंगे, उसको हम अध्यादेश बोलेंगे, है ना। तो ये है, वो स्पेशल कंडीशन में होगा जब सदन की बैठक नहीं हो रही है तब।